हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनालिस्ट प्रैक्टिस सेशन में। आज हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में भी हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं एनआईओएस की समरी को कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को क्वेश्चन नंबर 71 के साथ। 70 तक क्वेश्चन हमारे लास्ट सीरीज में हो गए थे। कौन से अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? देखिए, जो लेक्चर है वह भी अच्छा हो सकता है यदि हम उसमें से इस चीज़ को हटा दें तो। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लेक्चर। चित्र और उदाहरणों का प्रयोग करना। अगर आप पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल्स का यूज करके लेक्चर दे रहे हो तो वह लेक्चर आपका इफेक्टिव हो जाएगा। मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़े। बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज है उसी को आगे बढ़ाना है, तो ये भी सही है। एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना। स्टेटिंग मल्टीपल हाइपोथेसिस ऑन अ सिंगल लेक्चर। एक ही लेक्चर में अगर आप बहुत सारी हाइपोथेसिस बता दोगे तो हो सकता है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं होगी। अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए, ये बात भी ठीक है कि जो आपका लेक्चर है ऐसा नहीं है कि आपका लेक्चर चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ए, बी एंड डी ये तो अच्छे व्याख्यान की विशेषताएं हैं, बट सी वाला अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अच्छे लेक्चर की विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। किसने कहा वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार को प्रभावित करती है वह स्वयं खोजी हुई होती है। द ओनली लेसन दैट सफिशिएंटली इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर इज सेल्फ डिस्कवर्ड। राइट, क्या होगा इसका राइट आंसर? कार्ल रोजर्स, मारिया मोंटेसरी, जॉन डेवी या फिर लेव वाइगोस्की। देखो, अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें कि इस तरह का जो स्टेटमेंट है, जो चीज स्वयं खोजी हुई हो, इसके बारे में जॉन डेवी एंड मोंटेसरी ने बात तो करी नहीं है। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें इस तरह की कोई बात की नहीं है। तो फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल रोजर्स। अब हम इसे एक तरह से और समझ सकते हैं, कार्ल रोजर्स ने दी है सेल्फ थ्योरी, ठीक है। तो स्वयं के बारे में जो बात करी है, सेल्फ डिस्कवर्ड के बारे में जो बात करी है, खुद की खोज के बारे में बात करी है, वह करी है कार्ल रोजर्स ने अपने मानवतावादी सिद्धांत में। तो फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा मचान का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्केप फोल्डिंग। काफी डाउटफुल क्वेश्चन है ये। ऐसा कार्य जो विद्यार्थी स्वयं न कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके। टू गिव सच वर्क विच द स्टूडेंट कैन नॉट डू हिमसेल्फ बट कैन डू विद द हेल्प ऑफ द समवन। मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रशासित करना। एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट। उपहत विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के लिए सही तरीके के बारे में पढ़ाया जाना और उपहार देना। टीचिंग एंड गिफ्टिंग टू इंजर्ड नहीं होता, उपहत मतलब होता है गिफ्टेड, ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट टू द राइट वे टू मेक नोट्स। देखो, अब लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चले तो इसमें लिखा है कि आप एक वर्ग दे रहे हो बच्चों को, जो बच्चे स्वयं नहीं कर पा रहे लेकिन किसी की मदद से कर पा रहे हैं, तो ये एक वर्ग नहीं होता मचान। मचान क्या होता है? इसके फोल्डिंग क्या होती है? इसके फोल्डिंग होती है टेम्पररी हेल्प, ठीक है। तो यहां पर आप टेम्पररी हेल्प दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो। यहां पर तो आप एक वर्क दे रहे हो, तो ये होगा नहीं। आईक्यू से रिलेटेड तो इसका कुछ है ही नहीं है, कुछ रिलेशन है ही नहीं है। उपयुक्त विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में पढ़ाया जाना, यहां पर तो पढ़ाया जा रहा है, टेम्पररी हेल्प नहीं दी जा रही है। उपहार देना, ये आपके रीइंफोर्समेंट के अंदर आ जाता है, तो ये भी आपका गलत। तो स्टार्टिंग के तीनों ही गलत होगा, यानी तीनों ही आपके इसके फोल्डिंग के एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। इनमें से कोई सा भी इसके फोल्डिंग का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी? विच मेथड ऑफ टीचिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स विल बी लीस्ट इफेक्टिव। सबसे कम इफेक्टिव कौन सी रहेगी? एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना, तो हमें तो लग रहा है भाई जो लेक्चर देना है यही सबसे कम इफेक्टिव रहेगी। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एक छोटे समूह को वैज्ञानिक नियमों का प्रदर्शन देना, यह तो अच्छी मेथड है। विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगशालीय, यहाँ पे प्रयोगशालीय प्रयोग आएगा। विज्ञान परियोजना, ये भी ठीक है। तो ये तीनों तो भाई प्रभावी मेथड है, इफेक्टिव मेथड्स हैं, बट लेक्चर देना किसी तरह से इफेक्टिव मेथड नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है?
बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है। चिल्ड्रन नो व्हाट इज द बेस्ट फॉर देम। बच्चे नहीं जानते उनके लिए क्या उत्तम है। बच्चों को तो जिनमें मजा आता है उन्हें भी अपने लिए अच्छा लगता है। बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, कह सकते हैं, लेकिन यार ये टीचर के मतलब थोड़ा बहुत पेरेंट्स या टीचर की गाइडेंस से ही ले सकते हैं। वे खुद इतने क्या कह सकते हैं, इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि यार मैं खुद निर्णय ले सकूं मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बालकों में व्यक्तिगत अंतर है, बिल्कुल ठीक है। देयर इज एन इंडिविजुअल डिफरेंस इन चिल्ड्रन, ये बात बिल्कुल सही है। सही बालक बराबर है, सही बालक इक्वल नहीं है, इनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये आपके बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। द असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट चिल्ड्रन कैन बी जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ। आप अलग अलग बच्चों को अलग अलग असाइनमेंट वर्क दे रहे हो। विद्यार्थियों को विभिन्नताएं पसंद है, स्टूडेंट लाइक वेराइटी, थोड़ा बहुत सही है। यह कार्य की नकल को रोकता है, ये भी सही है, कह सकते हैं कि यार बच्चे एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं होगी। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर है, ये ज़्यादा सही है। भाई देखो यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं सभी को अलग अलग काम दे देते हैं ताकि हर एक बच्चा उसके हिसाब से काम कर सके। इसे किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, ये तो गलत है। तो राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि हम ब्रॉड सेंस में बात करते हैं, नकल को रोकना या भिन्नता पसंद है, ये सारी नैरो सेंस की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी मोरल रीजनिंग डिपेंड्स ऑन। कोहलबर्ग के अनुसार जो मोरल रीजनिंग होती है वह निर्भर करती है विकासात्मक चरण पर, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर। देखिए कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये पियाजे से प्रभावित है और पियाजे ने अपने विकास में 4 अवस्थाएं दी। इसी प्रकार कोहलबर्ग ने अपने क्या कह सकते हैं अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं दी हैं और उन तीनों अवस्थाओं के अंदर उन्होंने 6 स्टेजेस दी। इनमें उन्होंने बताया कि जब जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है, हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी तक जाता है, किस तरह से उसकी नैतिक तार्किकता प्रभावित होती है, नैतिक तर्कणा किस तरह से बदलती है। तो ये विकासात्मक चरण पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व चरण के अंत में विकसित किया जाता है। इन पियाजे थ्योरी ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड एट द एंड ऑफ स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होगा? ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मतलब कि ज्ञानेंद्रिय का मतलब है ज्ञानेंद्रिय अवस्था जिसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। वस्तु स्थायित्व सेंसरी मोटर स्टेज में ही आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की बात करें, अगर हम पूर्व संक्रियात्मकता की बात करें तो जो डिफर्ड इमिटेशन होता है, जीव बात जो होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपका आता है संरक्षण, वर्गीकरण, उत्क्रमणीयता और क्रमबद्धता। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क आ जाते हैं, चीजों को तर्कों के माध्यम से सोचने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 79, बच्चों को छनन प्रक्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। द बेस्ट वे टू टीच चिल्ड्रन अबाउट द फिल्टरिंग प्रोसेस वुड बी। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस बताना है, प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना। देखिए लेक्चर देना तो सबसे कम इंपॉर्टेंट होता है, कक्षा चर्चा करना डिस्कशन ठीक है, बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना ये भी कुछ हद तक ठीक है, आप एक डायग्राम बना देते हो। प्रक्रिया का प्रदर्शन करना सबसे ज्यादा सही है। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस का अगर बच्चों के सामने प्रदर्शन कर देते हो, उसे परफॉर्म करके बता देते हो, आप एक बीकर वगैरह लेते हो और आप फिल्टर पेपर का यूज करते हो, उसे फोल्ड करके बताते हो, तो ये सबसे सही तरीका रहेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्लूम के अनुसार कौशल से जुड़ा हुआ है। इन ब्लूम्स सीक्वेंस स्किल इज एसोसिएटेड विद। बुक में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है जो कि गलत है। अबाउट मेंशन्ड, ये क्या लिखा है, उपयुक्त ज्ञान क्षेत्र, ये यहाँ पे ये थोड़ा एरर हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन था उपयुक्त सभी, ठीक है, तो ये तो गलत है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर नहीं होगा। जो आपकी स्किल्ड होती हैं, स्किल्ड मूवमेंट जो होते हैं वे आते हैं आपके साइकोमोटर डोमेन के अंदर, जिन्हें हम कहेंगे मनोप्रेरणा ज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र के अंदर।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हो डिटेल में तब वहां पर आप इसे देखोगे, क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ते टाइम हम इसके सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष को ही पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर यह क्वेश्चन इसके मनोप्रेरणात्मक या मनोगत्यात्मक क्षेत्र से आ गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मनोगत्यात्मक क्षेत्र में शायद 5th या 4th पॉइंट है जिसमें स्किल्ड मूवमेंट के बारे में बात की गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 है, समूह परियोजना कार्य के विकास में सहायक है। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा, स्ट्रॉन्ग इंट्रा ग्रुप कॉम्पिटिशन, प्राप्ति की व्यक्तिगत संवेदना, अ पर्सनल सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सहयोग और समस्या सुलझाने के कौशल, कोऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी। देखिए मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा का मतलब है यहाँ पर कंपटीशन नहीं चल रहा उस तरह का जैसे कि हम लोगों का चलता है। यहाँ पर है कि ग्रुप के अंदर ही एक तरह की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि आगे निकलने की, ये सही होता है। व्यक्तिगत संवेदना की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है। व्यक्तिगत संवेदना मतलब कि हर एक बच्चा सेंसिटिव होता है अपने ग्रुप को लेकर। सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल भी डेवलप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 82, आगे विश्लेषण में यह पाया गया कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिनके लिए उसे बनाया गया था। परीक्षण की खराब है। इन फर्दर एनालिसिस इट वाज फाउंड दैट अ टेस्ट डिड नॉट एडिक्वेटली मेजर द एस्पेक्ट फॉर विच इट वाज डिजाइन्ड, द टेस्ट इज बैड। देखिए होता क्या है कि टेस्ट के कुछ गुण होते हैं जिसमें विश्वसनीयता आ जाती है, आपकी वैधता आ जाती है, और भी गुण इसके अंदर होते हैं। अब यहाँ पर यह बात की गई कि यह पाया गया कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिसके लिए उसे बनाया गया था। तो हम कहते हैं कि यह उस परीक्षा के लिए वैध नहीं है, यह उसके लिए वैलिड नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड का कौन सा एडवांटेज नहीं है। चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है। इंक्रीज स्टूडेंट्स मोटिवेशन बाय अलाउइंग चॉइस टू बी मेड। ये सही है क्योंकि यह तो इसका एक लाभ है। बच्चा खुद चॉइस करेगा तो भाई उसका इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ेगा, उसका वो मोटिवेट होगा। दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। देखिए इसमें किसी भी तरह का रिपीटेशन नहीं होता है। विद्यालय आधारित निर्देशों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है, यह भी सही है। ये दोनों तो सही है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही निकल के आया। हमें नोट बताना था, रिपीटेशन या रोट लर्निंग जैसा काम इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सूक्ष्म शिक्षण की खोज के द्वारा की गई थी। माइक्रो टीचिंग हैज बीन डिस्कवर्ड बाय। तो आपको पता होना चाहिए डी एलन के द्वारा माइक्रो टीचिंग की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्याख्यान विधि का एक लाभ यह है कि एन एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड इज दैट। तो समय से सुलझाने को सुगम तो ये बनाएगा नहीं। बच्चों में उच्च क्षमता होती है इसलिए आप लेक्चर मेथड का यूज करोगे, ये भी सही नहीं है। ये सही है कि रिवेल्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सा पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक ज्ञान का प्रकार नहीं है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज प्रपोज्ड बाय पियाजे। भौतिक, तार्किक, गणित, समाजविद या भाषाविद। देखिए पियाजे ने जब अपने थ्योरी डेवलप करी उन्होंने हर चीज पर बल दिया भाई, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उन पर, थोड़ा लॉजिकल मैथमेटिक्स पर भी बात करी, सोसाइटी की बात करी कि बच्चे को थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि वे अपना नॉलेज खुद क्रिएट बिल्डअप कर ले। लेकिन उन्होंने भाषा को बिल्कुल ही नकार दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार के ज्ञान उन्होंने प्रस्तावित नहीं किया है पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें ए आ रहा है बट यहाँ पर डी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर आएगा आपका डी। 87 है, बीएफ स्किनर जुड़े हुए हैं। बीएफ स्किनर इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़े हुए हैं। गेस्टोल्ड सिद्धांत, श्रेण अनुकूलन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने, प्रयोग करा था चूहे और कबूतर पर। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोलबर्ग के नैतिक चरण सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। अ चाइल्ड सीक्स encouragement to do some household work. Which one of the
कोहलबर्ग मॉरल स्टेज रिलेटेड टू। बच्चा क्यों कह रहा है, कुछ मांग कर रहा है, कुछ पैसे मांग रहा है, टॉफी मांग रहा है, किसी प्रकार खिलौना मांग रहा है कुछ काम करने के लिए, तो ये कौन सा चरण होता है? ये चरण 2 के अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, जो कि आपका लेवल 1 है। लेवल 1 का ये सेकंड स्टेज के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर करता है? Which principle of learning depends on entirely on learning behavior? व्यवहारवादी, बिहेवियरल, संज्ञानवादी, कॉग्निटिविस्ट, विकासवादी, डेवलपमेंट, या फिर संरचनावादी, स्ट्रक्चरलिस्ट। क्या होगा राइट आंसर? तो हमें पता है, देखो स्पष्ट व्यवहार के बारे में कौन बात करते हैं? आपके व्यवहारवादी की बात करते हैं। व्यवहारवादी में कौन कौन आ जाएंगे? हमारे पॉवलव हैं, स्किनर हैं, और पॉवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वेंडुरा, तो ये सारे व्यवहारवादी हैं। वॉटसन है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कोल्ब के सीखने की पद्धति के अनुसार सर्वाधिक संज्ञानात्मक तरीका में पाया जाता है। मोस्ट कॉग्निटिव मेथड, सबसे ज्यादा कॉग्निटिव मेथड किस में लगेगी, या संज्ञानात्मक तरीका किस में लगेगा? समायोजन, अपसारक, शिष्य या विसारक। जो सबसे ज्यादा कॉग्निटिव तरीका लगेगा वह लगेगा आपका अपसारक में, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चीजों को देखते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, कोल्ब के सीखने की पद्धति में संक्षिप्त, संकल्पनात्मक व प्रत्यक्ष प्रयोग को दर्शाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्चुअल एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ कोल्ब्स मॉडल ऑफ लर्निंग। देखिए जो आपका AC और AE जो आता है वो आता है आपका डाइवर्जेंट के अंदर, अपसारक के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बात कर लेंगे हम इस थ्योरी के बारे में। एक मिनट गलत हो गया ना, डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट के अंदर आएगा, कन्वर्जेंट के अंदर आएगा। एक सॉरी, सही कर लीजिएगा इसको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये आएगा आपका अभिसारक के अंदर, यानी कि कन्वर्जेंट के अंदर। ठीक है, हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। ये थ्योरी थी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपके CE, और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी कि RO, ये आते हैं आपके डाइवर्जिंग के अंदर। ठीक, एंड RO और AC ये आते हैं आपके एसिमुलेटिंग के अंदर। AC और AE इसके अंदर आएगी आपकी कन्वर्जिंग, एंड AE और CE इसके अंदर आएगा आपका एकोमोडेटिंग। इस तरह से ये थ्योरी चलती है। इस तरह से इसका अगर आप ये फिगर याद रख लोगे, इसका ये जो ग्राफ है, तो आपसे इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर कन्वर्जेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन सा गतिविधि आधारित अध्ययन का एक लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड स्टडी? बहुत सी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही है, ये इसका लाभ है। अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन पर केंद्रित होता है? नहीं होता है, ये तो बच्चों पर केंद्रित होता है। रचनात्मकता को न्यूनतम नहीं करेगा, जब बल्कि मैक्सिमम करेगा। संदर्भकता को रोकेगा नहीं, उसको बढ़ाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू यूज मेनी सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 93, सहकारी अध्ययन प्रतिभागियों के बीच पर जोर देती है। कोऑपरेटिव स्टडीज एम्फेसाइज बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। अगर हम सहकारी अध्ययन की बात करें तो रटने पर तो ये बल देगी नहीं, रोट स्टडी गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत उत्कृष्टता नहीं होती, यहाँ पर पूरा ग्रुप ही अच्छा कर रहा होता है। उत्तरदायित्वता की तो भावना आती है। यहाँ पर एक इंटरडिपेंडेंसी पर जोर देती है, यानी हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंड रहेगा काम के लिए, या एक दूसरे से सीख रहा होगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बच्चे सूचना के परोक्ष ग्राही हैं। चिल्ड्रंस आर इनडायरेक्ट रेसिपिएंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट नहीं है, बच्चे तो डायरेक्ट हैं, प्रत्यक्ष ग्राही हैं। बच्चे कक्षा शिक्षण द्वारा सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। कक्षा शिक्षण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से बच्चे सीख रहे होते हैं। बच्चों में अध्ययन कभी भी अंतिम नहीं होता है। स्टडी इन चिल्ड्रन इज नेवर फाइनल, हाँ ये कह सकते हैं। बच्चे सक्रिय अध्येता होते हैं, ये भी सही है। तो ये ज्यादा सही है, जो डी वाला है ना, चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर, तो डी ज्यादा सही है। सी भी ठीक है कि यार जो स्टडी है वो कभी खत्म नहीं होती है, बट डी के आगे हम सी को छोड़ के चल सकते हैं। डी करेक्ट आंसर रहेगा। 95, इनमें से कौन सा अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अनुभव बढ़ाने में प्रयुक्त रचनात्मक अभिव्यक्ति तकनीक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन टेक्निक यूज्ड टू एनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट? अब रचनात्मक अभिव्यक्ति की तकनीक नहीं है,
देखिए संगीत की बात करेंगे तो म्यूजिक से तो रचनात्मकता आएगी ही, राइटिंग से भी आ सकती है, कठपुतली से तो आना ही है जब आप पपेट के गेम वगैरह करा रहे हो, लेकिन रटने से कभी भी रचनात्मकता नहीं आएगी। तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। 96 है, एक अध्यापक जो अन्य तरीकों के साथ साथ रचनात्मक अभिव्यक्तियों का एक सही मिश्रण प्रयोग करता है वह बालकों को सोच रखने में प्रोत्साहित करता है। अ टीचर हु यूजेस अ राइट मिक्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस among other methods encourages children to thinking। देखिए रचनात्मकता अभिव्यक्तियों के साथ साथ एक सही मिश्रण का प्रयोग करता है, तो वह बालकों को कौन सी सोच रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो वह कर रहा है अपसारी सोच को रखने के लिए प्रोत्साहित, यानी कि डाइवर्जेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है? Which of the following provide steady opportunities to the student to develop analytical and communication skill? समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेल मूल्यांकन, रियर वैल्यूएशन, रटु स्मृति लिखना, राइटिंग फ्रॉम रोट मेमोरी, या फिर नीतिपरक व्याख्यान। देखिए नीतिपरक व्याख्यान एथिकल लेक्चर से काम चलेगा नहीं, राइटिंग फ्रॉम रोट मेमोरी जो रटा हुआ है उसी को लिखने से भी काम नहीं चलेगा, रेयर वैल्यूएशन से भी काम नहीं चलेगा, बात चलेगी समूह चर्चा से। अगर आपके बच्चों के अंदर विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल को विकसित करना है तो ग्रुप डिस्कशन पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सी एक अध्ययन विधि प्राकृतिक परिस्थिति में एक उभरने वाली अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की विधि है? Which one of the following is a method of study in relation to real life activities to solve an emerging or experienced problem in a natural situation? देखिए वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने की जब भी बात आ जाए तो उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे प्रोजेक्ट मेथड को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परियोजना जो होती है, परियोजना में कहा यह जाता है कि जो आप समस्या दे रहे हो या जिस चीज पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हो वह दैनिक जीवन पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? स्मॉल ग्रुप डिस्कशन प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? स्मॉल अगर ग्रुप बने हुए हैं, कहते हैं कि ग्रुप में 4 से 6 बच्चे होना चाहिए, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। इससे सक्रिय प्रतिभागिता बढ़ती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, हर एक बच्चा एक्टिव रहता है, अन्योन्य क्रिया सत्र बनता है, इंटरेक्शन सेशंस बढ़ेगा, समूह आधारित संप्रेषण भी बढ़ेगा, ग्रुप बेस्ड कम्युनिकेशन ही बढ़ेगा। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से कौन सी मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी है? विच ऑफ दीज मीडिया रिसोर्सेज इज यूजफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? समाचार पत्र, चित्र प्रदर्शनी, न्यूज़पेपर, पिक्चर एग्जीबिशन, तो ये सारे के सारे ही मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोशल मीडिया हैंडल पर चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे क्लासेस को लेकर और जो भी पीडीएफ को लेकर जो भी रहेगा, न्यू वैकेंसीज, एडमिट कार्ड या फिर जो भी है सारी अपडेट आपको वहां पर मिल जाएंगे। वीडियोज देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।